नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आप सवाल पूछिए, नंबर है 9136934058 पर। सभी सवालों की जवाब देने की हम कोशिश अगले आधे घंटे तक करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं मानसून से, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जेरामानी साहब जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों ने अनुमान इस बार पूरे सीजन के लिए बढ़ाकर 103% कर दिया है। क्या लग रहा है, क्या इस साल अच्छी बारिश होने की संभावना है? वो किया है टाइम टू टाइम, तो मेनली जो लानिना कंडीशन अगर ऐसे बना रहेगा, और हमारे पास जो इवन मल्टी मॉडल का जो आया हुआ है नेशनल मॉनसून मिशन का, दैट आल्सो शोज सिमिलर मतलब प्रोजेक्शन। तो इसलिए हम लोग 103% रखे हैं और वो एवर नॉर्मल रहेगा। सर, अगर कि एरिया वाइज अगर बात करें तो जून के महीने में किस तरह की बारिश की उम्मीद हम कर रहे हैं एग्री बेल्ट में? देखिए, जून का जो है अभी तक जो अगर लेंगे, जैसे केरला है, मई महीना में तो बहुत अच्छा बारिश हुआ और अभी ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा कम कम हो रहा है। बट इफ यू सी कर्नाटक, केरला, दे आर वेरी गुड एक्चुअली ऑन द हायर साइड एक्चुअली। मई मंथ इनफैक्ट आर एक्सेस रेन। तो आगे ऑल्सो जो है मे नॉट बी हैवी है नहीं, मतलब अप टू 5th जून, बट इट विल पिक अप सेकेंड हाफ ऑफ द जून। सर, बाकी पार्ट का अगर बात करें, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो तो बाढ़ आ गया था और मई का, और रेन भी जारी रहेगा। 3 जून के बाद बढ़ रहा है रेन, और हम लोग भी प्रोग्रेस दिया अब तो सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग गोवा और कोंकण का कुछ एरिया कवर कर रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। कर्नाटक में भी कुछ हिस्सा कवर होगा, पर रेन यही है कि मॉडरेट रेन रहेगा, हैवी ज्यादा नहीं मिलेगा। बट जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे रेन बढ़ेगा। सर, अब एक सवाल, केरल में मॉनसून की एंट्री हो गई है, आप लोगों ने 29 मई को किया था। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि अभी तक सारे पैरामीटर्स जो होने चाहिए, 14 स्टेशंस है केरल में, उसमें से 9 में लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। क्या इस पैरामीटर पर खरा नहीं है क्या मॉनसून इस बार? नहीं, देखिए, जैसे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG साहब भी क्लैरिफाई किया था कि जो कंडीशन है, विंड कंडीशन है, OLR कंडीशन है, वो सारा हम लोग 29 का जो मई है कोई भी उसको विजिट कर सकता है कि रेनफॉल कितना बढ़ा था। और आउट ऑफ सम 15 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड वेरी हाई रेनफॉल, 2 हेवी रेनफॉल था। तो सारा कंडीशन एक्चुअली आज पर दी साइंटिफिक क्राइटेरिया वी हैव ओनली made onset of monsoon over Kerala, so there is no ambiguity in that point actually. Okay सर, अब आखिरी सवाल जेनामनी, जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे, सेकेंड हाफ में आप लोगों का अनुमान था अगस्त और सितंबर में कम बारिश होगी, क्या अभी भी उस अनुमान पर आप लोग कायम हैं क्या? इसमें तो वो डिस्कशन नहीं किया हम लोग अभी ना। वी आर गोइंग मंथली एक्चुअली, एंड वी आर जून में ठीक रहेगा, और आगे जो है वो हम लोग इनफैक्ट बढ़ा है एक्चुअल टोटल अमाउंट। ठीक है, ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। फिर आगे आपसे बात करेंगे, जिस तरह से प्रोग्रेस मॉनसून करेगा, किस तरह की स्थिति आगे डेवलप होती है, उस पर बात होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, क्योंकि महंगे कॉटन से चिंता काफ़ी बढ़ गई है। मिलों के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कॉटन और यार्न की ऊंची कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई है, वो प्राइस अगर आपको बता देते कि 356 किलो कॉटन के दाम 1 लाख के ऊपर जा चुके हैं, जबकि यही 356 किलो के बैग की कीमत पिछले अक्टूबर 2020 में 40,000 के नीचे थे। माने 2.5 गुना से भी ज़्यादा कॉटन कीमतों में तेज़ी आ चुकी है, और इसी ऊंची कीमतों की वजह से मिलों में काम बंद है। कॉटन में तेज़ी की जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि पिछले सीज़न जो बुआई के बाद जब फसलें तैयार हो रही थी, उस दौरान MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यील्ड को लेकर चिंता थी। कई क्षेत्र में बेमौसम बारिश और मानसून लंबे समय तक एक्सटेंडेड मानसून की वजह से इस फसल पर असर हुआ, और 15 से 20% तक यील्ड घटने की आशंका है। हालांकि इस पर बात करेंगे, हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब होंगे जो प्रेसिडेंट है CI की। उससे पहले अजय केडिया जी, क्या लग रहा है कॉटन पर आपका आउटलुक क्या है? नमस्कार।
देखिए, जिस ढंग से हमने देखा कि प्राइजेस ने 50,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे छू दिया, इंटरनेशनल में भी हमने ऑलमोस्ट 150 का लेवल छू चुके हैं। अब प्राइजेस में टेक्निकल थोड़ा करेक्शन भी दिख रहा है। वहीं हमने देखा फेवरेबल वेदर मिसिसिपी यूएस में भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 140 सेंट के नीचे कॉटन जाता हुआ दिख रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में आज थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के डर के चलते भी प्राइजेस में थोड़ा दबाव है, और मानसून ऑनसेट अच्छा बताया जा रहा है तो सोइंग को सपोर्ट करे। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है अगले 7 से 10 दिन मार्केट थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, बट अभी भी असमंजस है कि यूएस के अंदर जो क्रॉप साइज कितनी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल टेक्सास में ड्रॉट कंडीशन बना हुआ है। तो ये बोल सकते हैं कि अगले ऑनसेट अभी तक तो सही बताया जा रहा है। मिसिसिपी में भी टेम्परेचर थोड़ा है ना, हमारा यील्ड जो 4.75 4.80 का जो यील्ड था वो इस साल 4.51 का हो गया है। तो यील्ड की वजह से ये प्रॉब्लम है, थोड़ा यील्ड कम आ रहा है इस साल। ओके, बिल्कुल सही बात आपने साफ कर दिया। की वजह से सबका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो रहा है। इसलिए कि कई सालों से सर आपसे बात हो रही है और आपके लेटर भी आते रहते हैं, लेकिन इस तरह के यील्ड में जो उत्पादन के नंबर में वेरिएशन पहली बार देख रहा हूं कि लगातार कम होता जा रहा है। तो इस वजह से बाजार की चाल का भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। सर अब बात करते हैं प्राइस आउटलुक को लेकर, क्या लग रहा है, क्या प्राइस अभी आगे ही बढ़ेंगे और स्टॉक की क्या स्थिति है, अराइवल किस तरह के अभी मार्केट में? देखिए, प्राइस अभी एक तो जो बढ़े हुए रेट थे 1,10,000 रुपया कॉटन के रेट हो गए थे, वो अभी 1,02,000 3,000 तक आ गए हैं। तो कम ही हुए हैं, 6-7 हजार रुपया कम हुआ है। इसका मेन रीजन ये है कि मिलों को ये भाव में कॉटन लेते हैं तो यार्न में 30-35 रुपीज पर केजी का लॉस है, और कई सारी मिलें बंद हो गई है, कई सारी मिलें विस्कोस पॉलिस्टर पे डाइवर्ट हो गई है, और किसी ने 2 दिन बंद रख दिया है, किसी ने 3 दिन बंद रख दिया है। तो ये जो गुजरात की स्पिनिंग मिल वाले जो हैं, उन्होंने एसोसिएशन ने बोला कि जो हमारा कंजम्पशन 6 लाख बेल्स था प्रति महीने, अभी वो 3.5 लाख बेल्स का 4 लाख बेल का हो गया। तो पूरे इंडिया का जो कंजम्पशन फर्स्ट हम सोच रहे थे 345 लाख बेल्स होगा, वो अभी 310 इतना ही कंजम्पशन होएगा। तो जो हमारा कैरी फॉरवर्ड में या क्लोजिंग स्टॉक में जो लॉस हो रहा था, वो ये कंजम्पशन होने से बैलेंस शीट थोड़ा अभी इम्प्रूव हो गया है, और सीओसीपीसी के हिसाब से अराउंड 41 लाख बेल्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 30 सितंबर को, और इंपोर्ट का भी 10 लाख गांठ का शिपमेंट जून जुलाई अगस्त सितंबर में आ जाएगा। तो थोड़ा पोजीशन ही इजी हो जाएगा ऐसा लगता है जी। ओके, यानी इंपोर्ट भी में भी सुधार हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट भी पर भी छूट दी गई है, और सरकार की तैयारी है कि 30 सितंबर से इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, कल एक बैठक हुई थी, इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि इसे इंपोर्ट ड्यूटी पर जो छूट दी जा रही है इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया जाए। सर अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्या मौजूदा माहौल में जिस तरह के प्राइस की स्थिति है, घरेलू बाजार में दिक्कत है, ऐसे में आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट बैन करना चाहिए? नहीं, देखिए, एक्सपोर्ट बैन करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट का एस्टिमेशन है वो 40 लाख बेल्स का है पूरा सितंबर तक, और अभी ऑलरेडी 36 लाख बेल्स का शिपमेंट हो चुका है। अभी कोई भी एक्सपोर्ट में कोई भी किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉटन है वो 2300-2400 मतलब करीब करीब 12,000 रुपया ऑन चल रहा है। तो हमारा इंडियन कॉटन कौन खरीदेगा? आज आपको ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए बहुत सस्ता मिल रहा है। हमने सुना कि टांजानियन कॉटन 150 सेंट में मिल रहा है, करीब करीब 90,000 रुपये में 28 mm का अगस्त शिपमेंट मिल रहा है। तो इंडियन कॉटन कौन खरीदेगा इतने भाव में? तो उतना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ही कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो यहाँ से बेचना भी बहुत मुश्किल होगा। सही बात है सर। सर आप जाते जाते एक बार ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट सीजन के लिए किस तरह के सोइंग के एस्टिमेट्स है आप लोगों के? क्या इस बार बम प्राइसिंग है, पावर इतना बढ़िया है कि क्या किसान इस तरफ रुख कर रहे हैं और इस बार बम्पर बुआई का अनुमान है? जी देखिए, हमने बहुत सब स्टेट में बात किया, तो कोई स्टेट वाले बोले, कल खानदेश में बात किया था जलगांव एसोसिएशन से, उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रदीप जैन, तो उन्होंने बोला हमारे खानदेश में 25 से 30% सोइंग बढ़ेगा। आज गुजरात में बात हो रहा था, राजकोट सौराष्ट्र में, तो बोले यहाँ सीड ही अवेलेबल नहीं है, इतना सीड बिक गया है कि फार्मर को कपास का सीड नहीं मिल रहा है। मतलब इतना सोइंग हो रहा है कि आप पूछिए मत। तो क्या होगा, हमारे को ऐसा लगता है कि
स्टेट वाइज मिनिमम 10 to 30% इंक्रीज होगा, और ओवरऑल पूरे इंडिया का एवरेज गिनेंगे तो 12 से 15% का कपास का सोइंग बढ़ेगा इस साल, और अगले साल क्रॉप भी अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। ओके, यानी अगले साल के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही, भले ही अभी पेन दिख रहा हो, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, लेकिन अगले सीजन के लिए काफ़ी पॉजिटिव उम्मीद है। शुक्रिया गनात्रा साहब। और एक पॉजिटिव डिसीजन हुआ है, जो माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने इंडस्ट्री को प्रॉमिस किया है कि हम जो आपका ये इंपोर्ट का शिपमेंट जो 30 सितंबर है वो 31 दिसंबर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वर्ल्ड में 30-40 लाख बेल्स बहुत सस्ते में मिल रही है, मगर वो सब अगस्त सितंबर शिपमेंट मिल रहा है। तो वो भी अगर गांठे आ जाएगी तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगले साल भी जो खुलने का भाव है, अगर इंपोर्टेड कॉटन आ गया तो खुलता कॉटन भी कम में ही खुलेगा, ऐसा सबका अंदाज है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, फिर से आगे भी आपसे बात करेंगे। शुक्रिया सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। काफ़ी दर्शक यहाँ पर उनके सवाल आ चुके हैं। पहला सवाल भूषण है पुणे से। केडिया जी, ये 9500 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखा है क्रूड की 230 रुपए के भाव पर। क्या लग रहा है, ये सही स्ट्रैटेजी इनकी है क्या? क्रूड में तेजी का रुख है, कॉल खरीद लिया, सस्ता ऑप्शन इनको लगा, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल 2 महीने के हाई पे पहुंच चुका है, ओपेक प्लस और चाइना जिस ढंग से 1 तारीख से ओपन अप हो रहा है, जिसके चलते ये तेजी बनी हुई है। साथ में हम देख रहे हैं कि आज यूरो जोन से सैंक्शंस के ऊपर क्लैरिटी बननी है, तो इसी के तहत हमने मार्केट में जम देखा, कॉल लिया है, बहुत अच्छा चीज है। बट ध्यान रखिए, अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है तो इमीडिएटली बुक करते हुए भी चलिए, बिकॉज मार्केट इवनिंग सेशन में हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम और कंटिन्यू एक हम बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन कंटिन्यू रहेगा, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करके चलिए। तो अगर इनको यहाँ से 100 रुपए की भी तेजी मिलती है, मैं स्ट्राइक नहीं सुन पाया, कौन से स्ट्राइक की इन्होंने कॉल ली है? 9500 स्ट्राइक की कॉल ले रखी है इन्होंने। तो 9500 का अभी 285 का भाव चल रहा है, मुझे लगता है 350 से 350 के रेंज में इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी भी हालांकि ये प्रॉफिट में ही है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ राजेंद्र कुमार हैं उज्जैन से। इनका भी सवाल क्रूड पर ही है। 8907 8907 पर इन्होंने शॉर्ट कर रखा है क्रूड। जिगर, क्या सलाह देंगे, क्या इनका भाव आएगा? देखिए, क्रूड में ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी काफी पॉजिटिव है, बट हालांकि जैसे अभी प्राइस आज सुबह हमने देखा था कि M6 पे 92.75 के करीब का प्राइस हाई किया था, तो मेरे कहीं ना कहीं वहां पर एक टारगेट्स कुछ डन हुए हैं। नो डाउट फंडामेंटल सपोर्टिव है, यूरोजोन की तरफ से जो सैंक्शंस आए हैं, तो प्राइस ने मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अप मूव आ चुका है उस चीजों को फैक्टर इन करते हुए, और ओपेक की तरफ से कोई मेजर सप्लाई बढ़ने की बातें नहीं है। तो फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, बट कुछ टारगेट्स डन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम रहेगा। तो 9100 के बिलो भी जा सकता है, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए होल्ड करिए। 9270 आज का हाई है, उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, और निचले स्वरों पे 9100 के बिलो आता है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, एक महीने में सोना केडिया जी आपको लग रहा है कि 55,000 और चांदी 67,000 तक जा सकती है क्या? मौजूदा स्तरों से करीब करीब 4,000 रुपए की तेजी आएगी क्या महीने भर में? महावीर जी का सवाल है बेंगलुरु से। देखिए, महीने भर में तो नहीं लगता, बट हाँ 3 महीने से 4 महीने में लगता है, क्योंकि एक महीने में इंपॉर्टेंट ये है कि फेड ने जिस ढंग से बताया कि जून जुलाई में हम रेट हाइक कर सकते हैं। जुलाई ऑनवर्ड्स हम नहीं समझते कोई बड़ी रेट हाइक होगी, तो मुझे लगता है ये महीने की जो जून महीने की अगर रेंज की बात करें तो 49,500 से लेकर 53,500 से 53,500 का लेवल मैक्सिमम रहेगा, जो इंटरनेशनल के हिसाब से $1920 तक का रहेगा। तो आई थिंक 54 तो नहीं दिख रहा, बट मुझे लगता है कि 53,000 तक का लेवल ये महीने में हायर साइड रहना चाहिए। ओके, अगला सवाल पवन हिसार का है। केडिया जी, आपसे ही सवाल ये जानना चाह रहे हैं, ग्वारसीड और कॉटन केक 2 से 3 महीने के हिसाब से कैसा लग रहा है? क्या टारगेट आप देख रहे हैं? देखिए, गवार सीड और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों ही हमने मई मंथ में जैसे रेंज बताया था उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है।
पहले कॉटन सीड हमने देखा जिस दिन से गिरावट आई है तो 2750 से 3050 के दायरे के बीच में हमने एक्सपेक्ट किया था, उसी दायरे में ट्रेड करा। 10 जून से मानसून की क्लियरिटी अच्छी रहेगी, सोइंग की क्लियरिटी अच्छी रहेगी, तो मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के एक 2750 का एक अच्छा बेस बना रखा है। ऊपर में जब तक 2950 का लेवल नहीं तोड़ता ये दायरे में मेंटेन रहेगा। गवार में हमने शुक्रवार को रिग काउंट्स में 2 रिग्स कम होते हुए देखा। 2 रिग्स की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि 3 महीने से कंटिन्यू रिग्स बढ़ रहे थे और अब अचानक से रिग्स कम हुए हैं, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी गवार पे पड़ा है। बट अच्छी चीज ये भी है कि जिस ढंग से मानसून अच्छा बताया जा रहा है, फार्मर का रुझान कॉटन पे और मूंग मोड पे ज्यादा रहेगा, जिसके चलते एरिया और लोअर कैरियर स्टॉक के चलते गवार को फिर से सपोर्ट मिलेगा। रेंज जैसे कि पहले भी बताया था कि 5800 से लेकर 6200 का दायरा है और ओवरऑल जून तक हमें लगता है ये 6200 का लेवल तोड़ सकता है। तो टाइमिंग आज 5800 के करीब हम गवार देख पा रहे हैं। मार्केट यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल किट का भी 2750 पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए अब पवन है कानपुर से, नेचुरल गैस 680 रुपए में शॉर्ट किया है। जिगर, क्या सलाह है? जी देखिए, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकती है, बट डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। तकरीबन 662 से 658 का एक रेंज है, वहां पर प्राइसेस आ सकता है, तो सेलिंग में बने रह सकते हैं, बट बिना स्टॉप पे खड़े नहीं रहना है। तकरीबन 685 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और 660 के बिलो एक बार प्रॉफिट कवर करके चल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है करुणेश है हरिद्वार से, 243 रुपए पे एल्युमिनियम इन्होंने खरीद रखा है। जिगर, क्या करे? 243 पे बाइंग है। एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि एक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो मुझे लगता है कि इनको एक 240 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। इनकेस 240 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में थोड़ी ज्यादा गिरावट आ सकती है, तो 240 स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चले, अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कर लेना है। ओके, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, क्या सलाह देंगे कॉपर पर? देखिए, कॉपर में मुझे लगता है चाइना मार्केट ओपन होने से पहले हमने जबरदस्त तेजी देख चुके हैं। टाइमिंग एक प्रॉफिट बुकिंग है, हमारी उम्मीद थी कि 785 से 790 तक का लेवल दिखाएगा। चाइना से डेटा भी अच्छे आने की उम्मीद थी, जिसकी वजह से जंप आया था। आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग है जो 778 तक का लेवल दिखा सकता है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हमें लगता है कि प्राइजेस में गिरावट रहेगी जब तक 790 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। हाँ, जून महीना ओवरऑल तेज रहेगा, बट अभी 778 का लेवल एक बार दिखा सकता है कॉपर। ओके, योगेश जी हैं जयपुर से, क्रूड इन्होंने 8950 पे शॉर्ट किया है और गोल्ड 51,050 पे और चांदी 61,550 पर लॉन्ग है। क्या करना चाहिए जिगर? क्रूड एक एक करके पूछ लेता हूँ। क्रूड शॉर्ट है, क्या करें 8,950 पे? जैसे मैंने कहा कि आज का जो हाई है क्रूड का वो काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है, वो टारगेट्स डन हुए हैं, तो मुझे एक पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड है कि 9100 के करीब या 9100 के बिलो भी प्राइसेस एक बार इवनिंग सेशन में आ सकते हैं। तो अभी के लिए होल्ड करिए 9270 के ऊपर का या आज के डे हाई का जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। 9100 के बिलो अगर आता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका लेना चाहिए, बिकॉज मेजर फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, वहां से दोबारा खरीदारी हो सकती है। ओके, गोल्ड 51,050 पर लॉन्ग है, क्या करें? गोल्ड में एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से थोड़ी सुस्ती है, बट मुझे लगता है कि एक बार अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, 2-4 दिन अगर खड़े रह सकते हैं तो जरूर से होल्ड करें, बट इंट्राडे बायस थोड़ा नेगेटिव रहेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म बाय या मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े रहना है तो होल्ड करके चले। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 50,400 के बिलो जाएगा, तो 400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करके चल सकते हैं। 51,150 का ब्रेकआउट रहेगा, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 51,500 के भी लेवल्स आ जाएंगे, तो 50,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके गोल्ड में होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, चांदी 61,550 रुपए पे लॉन्ग है, क्या करें जिगर? जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में गोल्ड सिल्वर दोनों में ही तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे गोल्ड मैंने कहा कि निचले 100 रुपए स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, चांदी में भी सेम चीज मुझे लगता है कि तकरीबन 60,500 करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चांदी को भी होल्ड करके चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि 2-4 दिनों के सेशन में एक बार दोबारा से तेजी रहेगी और चांदी में 62,500 से 700 का लेवल दिख सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल है सुरजीत का दिल्ली से। केडिया जी, जिंक का टारगेट पूछ रहे हैं और किस भाव पर खरीदें? देखिए, मुझे लगता है बेस मेटल में अच्छी तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक जरूरी है, तो मुझे लगता है जिंक के अंदर थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरऑल रैली अप कर चुका है। तो आई थिंक
करीबन अगर हम जिंक की बात करें तो 334 के करीब हम लेके चल सकते हैं, जो ओवरऑल 340 प्लस का भाव दिखा देगा। बट थोड़ा सा घाई मत कीजिए, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं चाइना मार्केट ओपन हो रहा है, तो एक पुल बैक मिलता है, उस पुल बैक पे आप लेके चलिए 340 प्लस के टारगेट के लिए। जी शॉर्ट बताइएगा, एक दो सवाल और फटाफट ले लेते हैं। रामदेव राजस्थान से पूछ रहे हैं, सरसों 8,000 पार करेगा क्या हाजिर में? जिस ढंग से मानसून अच्छा बताया जा रहा है, हमें लगता है सोया की भी सोइंग अच्छी रहेगी। 8,000 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है सोया मस्टर्ड। ओके, चलिए अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में आगे तेजी या मंदी क्या दिख रहा है आपको केडिया जी? जिस ढंग से सैंक्शंस का कंसर्न बना हुआ है, टेम्पररी तेजी है जो 9350 से 9400 का लेवल दिखा देगी, सस्टेन नहीं करेंगे। आखिरी सवाल अब मनीषा पलवल का है। जिंक का इवनिंग का टारगेट जानना चाह रहे हैं। जिगर, क्या टारगेट है इवनिंग के लिए जिंक का? जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिंक में एक बार 334 तक का एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है, और 339.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट ये बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए रहेगा, बिकॉज मीडियम टर्म में दोबारा से 340 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। केडिया जी आखिरी सवाल अब आपसे है। राजेश हैं जेवर से, व्हीट का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है गेहूं का? जिस ढंग से गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं, प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक जरूर आया है। आई थिंक 2100 के करीब का एक बेस बन जाएगा। बड़ी कोई तेजी नहीं, बड़ी कोई मंदी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल में भी अब कूल ऑफ हुआ है, तो 2100 के करीब ही प्राइजेस सस्टेन करनी चाहिए। ओके जिगर, अब आपसे सवाल होगा आखिरी। चेतन है एमपी से, सिल्वर इस वीक का व्यू जानना चाह रहे हैं। इस हफ्ते में चांदी क्या रहेगी? जैसे मैंने कहा कि इंट्राडे बायस थोड़ा नेगेटिव है, तो अगर मीडियम टर्म या हफ्ते भर से जिस तरह से इनका व्यू है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें। एक बार 61,000 की बिलो प्राइसेस जाएंगे, तकरीबन 6900 या 6700, उन लेवल्स पे एक बार खरीदारी का मौका लेना चाहिए, और 60,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 62,300 से 62,500 के लेवल्स दोबारा आते हुए दिखेंगे ऊपर। शुक्रिया जिगर आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।